अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है ठीक होंगे। ठीक है, आज हम कर रहे हैं 2015 सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स का पेपर। ठीक है, सो सेक्शन ए वी ऑलरेडी कंप्लीटेड एमसीक्यूज जो आप देख सकते हैं। ठीक है, और सेक्शन बी अब हम करने वाले हैं। इसमें से अगेन आपने वही 5 क्वेश्चंस करने। सो इस तरह ईच क्वेश्चंस हैव 5 मार्क्स। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। इधर आपने सोर्स बताना है, किस तरह से आप प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करते हैं। सो गाइस, प्राइमरी डेटा आपको मालूम है कि वो डेटा होता है जो आप खुद से करते हैं, यानी फर्स्ट हैंड होता है। उसके अंदर कोई अल्ट्रेशन नहीं होती है, कोई चेंजिंग नहीं होती है। यानी जो आप खुद से काम डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं वो प्राइमरी डेटा होता है। सो किस तरह से कर सकते हैं? तो फर्स्ट आप देख सकते हैं कि आप ये मेथड यूजली यूज़ होते हैं। फर्स्ट मेथड ये है कि डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आप चीज़ को खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, और कोई भी नेचुरल फिनोमेना हो सकता है, उसे आप ऑब्जर्व करके डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, इनडायरेक्ट और इन्वेस्टिगेशन। फॉर एग्जांपल, आप किसी को फ़ोन करके अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, जो कि टेलीफोन इन्वेस्टिगेशन एक तरह से कहलाई जा सकती है। ठीक है, जो भी आपने क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं। तीसरा, आप उनको क्वेश्चन भी भेज सकते हैं थ्रू ईमेल, थ्रू लेटर। आप आपके क्वेश्चनर भेज दें, वो क्वेश्चनर आपको फिल्ड करके वापसी रिटर्न करेंगे। इस तरह से आपका जो डेटा कलेक्ट होगा वो भी प्राइमरी होगा। ठीक है, और तीसरा ये कि शेड्यूल करके आप इन्वेस्टिगेटर हायर कर सकते हैं और उनके साथ मिलकर आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सोर्सेज हैं प्राइमरी डेटा कलेक्शन के। सो गाइस, अब सेकंड पार्ट 2 के ऊपर आते हैं। इस क्वेश्चन के पार्ट 2 ये आपके पास आप शायद देख सकते हैं। सो So the data given below show the marks obtained by the students in statistics। सही है, ये स्टैटिस्टिक्स में स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं और ये मुझे लग रहा है ये आउट ऑफ 100 है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग इक्वल इंटरवल ऑफ साइज 10 मार्क्स। सही है, और फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो गाइस, पार्ट ए के अंदर आपने करना है फ्रीक्वेंसी कंस्ट्रक्ट करनी है और पार्ट बी के अंदर आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी करनी है। दोनों आसान काम है। तो असल में इस डेटा को शॉर्ट आउट करना जो होता है वो थोड़ा सा समझें एक तरह से लेंदी होता है, थोड़ा सा बोरिंग होता है। तो इसके लिए आप टैली भी यूज़ कर सकते हैं कि आप जिस तरह से एक ये बनाते हैं, टेबल्स बनाते हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है ये नंबर कहाँ से, तो छोटा नंबर इसके अंदर कौन सा होगा? मुझे 70 नज़र आ रहा है। ओके, इससे भी छोटा कोई नंबर नज़र आ रहा है आपको? नहीं, तो मैं ऐसा करता हूँ 10 से स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि ज़ीरो से लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ज़ीरो से मैं 9 ले भी लेता हूँ तो उसके अंदर कोई नंबर ही नहीं होगा, तो वो एंट्री मेरे लिए बेकार होगी। सो 10 से 19 तक का मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर मुझे बोला साइज़ जो है बेसिकली आपका क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। सो सबसे पहले मैं 10 साइज़ के इंटरवल्स बनाता हूँ। 10, 20, 30, 50, 60, 70। ओके, ये आपको दिख ही नहीं रहा। ओके, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है गाइस, 70। ओके, फिर हम बाद में आ जाएंगे यहाँ पर 80 और देखते हैं कि इसमें नंबर 90 प्लस है या नहीं है। सो मुझे अभी तक तो एक भी नंबर ऐसा नहीं मिला है जो 90 प्लस हो। सो जब शॉर्ट कर लेंगे तो हो सकता है फिर भी हमारे पास आ जाए, तो बस फिर मैं ऐसा करता हूँ, इसको 80 तक ही रखता हूँ। ठीक है गाइस, सो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 से 19 तक, फिर आपके पास 29 तक, फिर आपके पास 39 तक, फिर आपके पास 49 तक। ठीक है, और ये आपके पास 59 तक, और ये आपके पास 69 तक, और ये आपके पास 79 तक, और ये आपके पास 9 तक। ठीक है, ये तो आपके पास इंटरवल आ गए, इसको मैं आई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग मैं एफ लिख देता हूँ। से 10 से 19 के बिटवीन कितने नंबर आए तो ये देख लेते हैं।
तो ये 1 बाय 1 सारे आपको नंबर चेक करने पड़ेंगे। जो भी नंबर आए, फॉर एग्जांपल ये आपके पास 1, 2, 3, इसका मतलब 3 नंबर ऐसे हैं जो कि आपके पास 10 और 19 के बिटवीन आए। ठीक है, अब इसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। मुझे आसान लगता है कि मैं इसको पहले शॉर्ट लिस्ट कर लूँ। शॉर्ट लिस्ट से मतलब ये कि सारे नंबर एक साथ लिख लूँ, अरेंज करके लिख लूँ, और उसके बाद फिर मुझे टैली करने में आसानी होती है। तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले इसको शॉर्ट करता हूँ। ठीक है गाइज, तो गाइज ये मैंने शॉर्ट कर ली है। ठीक है, अब मैं देखें, ये आपके पास 3 थे, सही है। उसके बाद अब देखते हैं 20 और 29 के बिटवीन कितने नंबर आए स्टूडेंट्स के। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 20 और 29 के बिटवीन आए हैं। ठीक है, तो ये मैं सहूलियत के लिए मिटा देता हूँ। सही है, फिर देखते हैं 30 और 39 के बिटवीन कितने आए हैं। सो 1, 2, 3, 4, 5। सो 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 30 और 39 के बिटवीन आए हैं। ठीक है, फिर देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। सो 13 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 40 और 49 के बिटवीन आए हैं। ठीक है, सो 50 और 59 के बिटवीन, ओके, इतफाक से कोई स्टूडेंट नहीं है। सही है, फिर 60 और 69 के बिटवीन देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 60 और 69 के बिटवीन है। ठीक है, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 70 और 79 के बिटवीन है। ठीक है, और उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 80 और 89 के बिटवीन है। ठीक है गाइज, एफ आ गए। ठीक है, उसके बाद आपने मालूम करना रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। इसको मैं लिख रहा हूँ आर एफ से। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी, ये आपके पास आ गई रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। सही है, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? रिलेटिव फ्रिक्वेंसी बेसिकली आपके पास होती है फ्रिक्वेंसी, और जो भी आपके पास करंट फ्रिक्वेंसी है वो। सही है, इसे एफ आई लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये करंट फ्रिक्वेंसी है तो ये 3 आ जाएगी, और टोटल फ्रिक्वेंसी कितनी होगी इसकी? तो गाइस टोटल नंबर बेसिकली कितने हैं, कितने स्टूडेंट्स का डेटा था ये उन्होंने नहीं बताया, तो आप खुद भी काउंट कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, इसका मतलब ये 50 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, सो अगर आप इसको भी एफ को भी टोटल करते हैं तो ये भी 50 होगा। सही है, सो करके देखें। सो कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। एक मिनट में आप लोगों के सामने कैलकुलेटर ले आता हूँ। जी गाइस, सो बेसिकली कैलकुलेटर अब यूज़ कर रहे हैं हम लोग। कैलकुलेटर नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। सो टोटल कर लेते हैं। टोटल में आपके पास है 3 + 9, ओके, 3 + 9 + 5 + 13 + 0 + 10 + 5 + 5। सो आंसर आ गया आपके पास 50। ठीक है, तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी बेसिकली आपके पास 3/50।
So 9/50. So 5/50. 10/50. 0/50 तो 0 ही होगा। 10/50 और 5/50 और 5/50। तो गाइस इस तरह से आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, ठीक है। आपने इसको रिलेट कर दिया टोटल फ्रीक्वेंसी से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। इस तरह से आप साइड बाय साइड मालूम करेंगे, ठीक है। सो 3/50 क्या हो जाएगा? सो मैं लिख लेता हूँ 3/50। तो ये आपके पास हो जाएगा 0.06। इसी तरह से फिर से करेंगे 9/50 0.18। इसी तरह से हम करेंगे 5/50। तो ये आपके पास हो जाएगा 0.1। सो 0.1 यहाँ पर भी आ जाएगा और 0.1 यहाँ पर भी आ जाएगा, 0.1 यहाँ पर भी आ जाएगा। क्योंकि गाइस आपने 5/50 हमेशा 0.1 ही होगा, तो जहाँ जहाँ पे 5/50 है वहाँ पे मैंने 0.1 लिख दिया, ठीक है। सो बाकी रह गए हैं जो उनको कर लेते हैं 13/50। तो 0.26। 0/50 0 ही होगा और 10/50 जो कि 1/5 होता है, जो कि मेरा ख्याल है 0.2 होगा। सो 10/50। सो दिस इज 0.2। तो गाइस इस तरीके से आपने रिलेटिव फ्रिक्वेंसी मालूम कर ली और इससे पहले आपने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मालूम किया और साइज आपने लिया 10 का, जो कि हमें इंस्ट्रक्शन मिली हुई थी, ठीक है। तो इस तरह से आपने पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं पार्ट 3 को। जी स्टूडेंट्स, पार्ट 3 आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। फाइंड द डेटा गिवन बिलो, कैलकुलेट द मीन ऑफ एक्स एंड वाई वेयर y इज इक्वल्स टू 2 टाइम एक्स प्लस 10। और आपको नीचे डेटा गिवन है, एक्स है और फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। सो आपने बेसिकली करना क्या है, इस रिलेशनशिप को यूज़ करके आपने वाई ऑफ मीन मालूम करना है। सो वाई ऑफ मीन में मीन ऑफ एक्स जाएगा और एक्स का मीन निकालना आसान है, आपको मालूम है। हम लोग डेटा किस तरह से एक्स मीन निकालते हैं जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होती है। सो दिस इज एक्स टाइम एफ डिवाइडेड बाय समीशन एफ। सो मैं यहाँ अगर ऐसा करता हूँ, टेबल बना लेता हूँ, ठीक है। सो दिस इज एक्स एंड दिस इज एफ। और तो ये आपके पास हो जाएगा एफ टाइम एक्स, ठीक है गाइज। सो हम करते हैं -8 -4 -3 0 4 6 10, ठीक है। 3 7 10 30 4 16 10। सो गाइज इसको मल्टीप्लाई करना मुश्किल है, मेरा ख्याल आसान है। 8 3 ज़ा 24, सो प्लस माइनस माइनस 7 4 ज़ा 28, माइनस माइनस और 8 3 ज़ा 30, प्लस माइनस माइनस। सो 30 0 ज़ा
0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। 4 4 ज़ा 16 और 16 6 ज़ा, सो ये आपके पास हो जाएगा 16 5 ज़ा 80, ये हो जाएगा आपके पास 96 और 10 10 ज़ा सिंपल इजी 100। सो फार्मूले में बेसिकली आपको चाहिए समीशन एक्स टाइम एफ डिवाइड बाय समीशन एफ। सो अब ऐसा करते हैं, हम दोनों का समीशन मालूम करते हैं। तो ऐसा करते हैं, कैलकुलेटर की हेल्प ले लेते हैं। तो कैलकुलेटर की हेल्प लेते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा 3 + 7 + 10 + 30, ठीक है गाइस, +4 + 16 + 10। सारी वैल्यू ठीक लिखी है मैंने, चेक कर लेते हैं एक दफ़ा, सही है। तो 80 आया, सही है। 3 7 10 30 4 16 10, वो ठीक है बिल्कुल। सो आपके पास बेसिकली 80 एंट्रीज है, ठीक है। तो अब हम यूज़ करते हैं -24 -28 -30 -0। तो 0 को हटा ही देते हैं, ठीक है, वरना हमें +0 चले कर लेते हैं, +0 क्योंकि सम करना है हमने। +16 +96 +100। सो 100 96 16 0 और -24 -28 30 0, बिल्कुल ठीक है। सो ये बन रहा है 130, नहीं कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, ओके, क्योंकि माइनस साइन है ना इसकी वजह से, ठीक है, बिल्कुल 130 आ गया आपके पास, ठीक है स्टूडेंट्स। सो 130 को अब कैलकुलेट कर लेता हूँ। मीन हो जाएगा आपके पास 130 डिवाइडेड बाय 80, ठीक है। सो आपके पास 130 डिवाइडेड बाय 80 1.62 1.625, ठीक है गाइज, ये तो आ चुका है मीन। तो अब हम क्या करेंगे, इस रिलेशनशिप को यूज़ करेंगे, ये रिलेशनशिप हमें गिवन है। सो इस रिलेशनशिप को यूज़ करने के बाद आपके पास हो जाएगा, अगर ये मीन है तो वाई मीन किस तरह से निकल सकता है, 2 टाइम एक्स मीन + 10, क्योंकि अगर वाई इसके इक्वल है तो वाई मीन किसके इक्वल होगा, वाई मीन इक्वल होगा 2 टाइम एक्स + 10 के, ठीक है। सो ये बेसिकली हो गया वाई मीन इज इक्वल्स टू 2 टाइम 1.625 + 10, ठीक है गाइज। सो कैलकुलेटर की मदद ले लेते हैं फिर से। तो ये हो जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई बाय 2 + 10 और आंसर आपके पास आ गया है 13.25। तो स्टूडेंट, इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 3 भी देखा है कि हमने किस तरह से सॉल्व किया है, सही है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं और आपके पास डेटा है, कंप्यूट एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड टेकिंग 2011 एज अ बेस ईयर। ओके, एक सिंपल फार्मूला है इसका, ठीक है। सो सिंपल फार्मूला बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, मैं ये हेडिंग लिख देता हूँ और उसके बाद जो फार्मूला आपके पास बनता है इंडेक्स नंबर का, मैं इसको आई लिख देता हूँ, प्राइस इंडेक्स नंबर लिख देते थे। तो बेसिकली क्या बन जाता है, समीशन करंट वैल्यू डिवाइडेड बाय समीशन बेस वैल्यू, ठीक है गाइज। इस तरीके से ही आप जो है क्या कहते हैं एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर मालूम करते हैं। सो इसके लिए आपको चाहिए बेसिकली समीशन, यानी इसका सम चाहिए। सो
2011 बेसिकली आपके पास क्या है, एज अ बेस ईयर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास क्या हो जाएगा, पी नॉट हो जाएगा। ठीक है, सो 2012 के लिए जब काम करेंगे तो ये बेसिकली आपके पास हो जाएगा P1, और उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए 2000 हम 13 के लिए काम कर रहे हैं तो हम इसको ऐसा करते हैं P2 कर लेते हैं, क्योंकि बेस ईयर तो हमारे पास सेम ही रहेगा। ठीक है, सो अब हम काम करते हैं, इंडेक्स नंबर मालूम करते हैं, तो इसका सम कर लेते हैं। ठीक है, सम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से करते हैं, सम करते हैं। 40, 60, 100, 100 और 125, 125 में 10 करेंगे, 135, 135, 143। तो आप इसे कैलकुलेटर से भी वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आपके पास हो जाएगा 20, 25, 45, 45 और 85, 125, 125 हो जाएगा, नहीं दोबारा से करते हैं। सो 80 प्लस से 60 देख लेते हैं, 140, 140 प्लस 20, 160, 185 और 1 लेस कर देते हैं, तो ओके मैं भूल गया, सही करते हैं, कैलकुलेटर से कर लेते हैं। सो 20 प्लस 25 प्लस 59 प्लस 80, सो 184। ठीक है, ओके, सो ये P3 कितना हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा 20 प्लस 27 प्लस 62 प्लस 75, 184। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इत्तेफाक से दोनों का सेम आ गया है, 12 हल करते हैं। सही है, इंडेक्स नंबर मालूम करते हैं। सो इसके लिए मैं इंडेक्स नंबर मालूम करने के लिए लिख लेता हूँ 2012 के लिए। सो और बेस है मेरे पास 2011 है, सो ये हो जाएगा आपके पास 184 डिवाइडेड बाय 143 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर भी मुझे 100 लिखना चाहिए था। ठीक है, सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सो 184 डिवाइडेड बाय 143 मल्टीप्लाई बाय 100, 128.67, 128.67। तो गाइस इससे मैं लिख देता हूँ 2012। इसी तरह P 2013 के लिए भी बिल्कुल सेम हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास आउटपुट जो है दोनों के सेम ही है। तो यहाँ पे मैंने P2 लिख दिया और समीशन P0 लिख दिया। सो ये आपके पास हो गया 184 डिवाइडेड बाय 143। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, प्रीवियस डेटा जैसा ही इसका रिजल्ट आएगा। तो गाइस से आपने एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर भी मालूम कर लिए 2012 के और 2013 के। सो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों का कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 अब हम देखते हैं किस तरह से करना है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो 5 है, a coin and a die are thrown together, find sample space of the probability of getting head। सो ये मेरे ख्याल से डाइस है, ठीक है, और एक जो है आपके पास कॉइन है। सो अगर एक्सपेरिमेंट हम बनाएं सैम्पल स्पेस के लिए, सो फॉर एग्जांपल ये हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ, हमारे पास क्या है, हेड आया है और हमारे पास, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आपने टॉस किया, आपके पास हेड आया और डाइस के ऊपर हो सकता है आपके पास 1 आ जाए,
डाइस के ऊपर हो सकता है आपके पास 2 आ जाए, हो सकता है डाइस के पास आपके पास 3 आ जाए, हो सकता है डाइस पर आपके पास 4 आ जाए, हो सकता है डाइस पर आपके पास 5 आ जाए, और हो सकता है डाइस पर आपके पास 6 आ जाए। सो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी पॉसिबल है। अब ऐसा भी मुमकिन है कि आपने टॉस किया, आपके पास पहले टेल आ जाए, ठीक है, और फिर हो सकता है आपके पास 1 आ जाए, फिर हो सकता है आपके पास या फिर 2 आ जाए, ये भी पॉसिबल है कि आपके पास 3 आ जाए, ये भी पॉसिबल है कि 4 आ जाए, और ये भी पॉसिबल है आपके पास 5 आ जाए, और ये भी पॉसिबल है कि आपके पास 6 आ जाए। आप टॉस करते हैं और एक डाइस रोल करते हैं, हो सकता है आपके पास टेल आ जाए और डाइस पे 1 आ जाए, हो सकता है डाइस पे 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए, हो सकता है 4 आ जाए, हो सकता है 5 आ जाए, हो सकता है 6 आ जाए। ये 6 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं डाइस के ऊपर। हेड के ऊपर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, कॉइन के ऊपर, वो हेड है या फिर टेल है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है गाइस। सो अगर मैं सैम्पल स्पेस बना लेता हूँ अपना, तो ये आपके पास बन जाता है हेड 1 2 हेड 3 हेड 4 हेड 5 हेड 6, ठीक है। टेल 1 टेल 2 टेल 3 टेल 4 टेल 5 टेल 6, यही पॉसिबिलिटीज़ हैं सारी। सो ये तो आपका पार्ट ए हो गया, ठीक है। सो पार्ट बी के अंदर प्रोडक्टिव गेटिंग हेड, सो आपने प्रोडक्टिव गेटिंग हेड, सो यहाँ पर तो आपके पास आ जाता है NS NH, यानी फेवरेबल आउटकम्स, यानी H कितने टाइम्स आ सकता है, सही है। और टोटल आउटकम, टोटल आउटकम्स को हम एस से शो करते हैं क्योंकि सैम्पल स्पेस एस है, सही। और टोटल आउटकम आपने काउंट किए कितने, टोटल आउटकम आपके पास है 12। और फेवरेबल आउटकम जिसमें एच आ सकता है वो बेसिकली आपके पास 1 2 3 4 5 6, सो आपके पास 6 है। सो प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी आ गई 1/2, और पॉइंट्स में लिखना चाहें तो 0.5। सो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका हो चुका है, देखा आपने किस तरह से मैंने किया ये क्वेश्चन। सो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने बेसिकली बनानी है पाई डायग्राम, ठीक है, फॉर द फॉलोइंग डेटा ऑन योर आंसर स्क्रिप्ट, ठीक है। और आपको आइटम और एक्सपेंडिचर दे दिए हैं। सो पाई डायग्राम आपको मालूम होगा कि एक सर्कल शेप डायग्राम होती है, ठीक है। और इसके लिए बेसिकली और आपको बनाने के लिए आपको डिग्री चाहिए होता है, क्योंकि एक सर्कल जो होता है वो बेसिकली 360 डिग्री में डिवाइड होता है, ठीक है। सो और ये डिग्री जो होते हैं बेसिकली एंगल यूनिट्स होती है इनकी, ठीक है। सो बेसिकली आपको फाइंड आउट करना है एंगल, यानी आपने ये जो पूरा डेटा आपके पास गिवन है इसे आपने कन्वर्ट करना है एंगल में, ठीक है। बहुत आसान है, किस तरह से करते हैं ये देखें। तो ये आपके पास आइटम आ गए और ये एक्सपेंडिचर आ गया, स्पेन आ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो बेसिकली आपके पास आ गया फूड, और ये आपके पास आ गया क्लोथिंग, ठीक है। आपके पास आ गया रेंट, आ गया मेडिकल, और ये आ गया आपके पास मिक्स, आपके पास टोटल भी इन्होंने आपको मेरा ख्याल करके दे दिया है। सो 3000 4000, ये आपके पास हो गया है 6000 और 6700, ओके टोटल आप कर दिए।
काम आसान कर दिया आपका। सो ये बेसिकली हो गया आपके पास। आपके पास जो एक्सपेंडिचर आते हैं आपके पास, जो खर्च करते हैं आप 3000, क्लोथिंग पे जो खर्च करते हैं वो 1000, रेंट पे जो खर्च करते हैं वो 2000, और मेडिकल जो खर्च हो जाता है वो 500, और जो अदर चीज़ें छोटे मोटे खर्चे हैं वो आपके पास खर्च हो जाते हैं 700 रुपीज़। सो गैस टोटल आपके पास हो गया है 720, 7200। सो जो आपने एंगल फाउंड आउट करना है, सही यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंगल। बेसिकली किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, करंट वैल्यू, सही है। सो करंट वैल्यू को मैं लिख देता हूँ एक्स, अगर इसको मैं एक्स लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, अगर ये मेरे पास एक्स है, ठीक है, शॉर्ट करने के लिए, ताकि आपको समझ में, समीशन एक्स यानी जो भी टोटल है, फिर उसको मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा 360 डिग्री से। तो जो भी वैल्यूज़ हैं ये मेरे पास कन्वर्ट हो जाएगी 360 एंगल के अंदर, और फिर उससे मैं पाई चार्ट आराम से बना लूँगा, ठीक है। सो करते हैं, ये आपके पास हो गया 3000 डिवाइडेड बाय 7200 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, सही है। फिर सीधा हो गया 1000 मल्टीप्लाई बाय 7200 मल्टीप्लाई बाय 360, ठीक है। सो गाइस ये हो गया आपके पास 2000 मल्टीप्लाई बाय 7200 मल्टीप्लाई बाय 360, ठीक है। और ये हो गया आपके पास 500 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 360, ठीक है। और ये आपके पास हो गया 700 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 360। तो गाइस इस तरीके से आपने डेटा अपना कन्वर्ट कर लिया है एंगल के अंदर, और फिर हम इसका चार्ट बनाएंगे। अभी मैं कैलकुलेटर लेके आता हूँ स्क्रीन पर, और फिर कैलकुलेशन करके देखते हैं कि क्या क्या एंगल्स आपके पास आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हो गया आपके पास 3000, 7200 मल्टीप्लाई बाय 360, सॉरी 360, तो आंसर आ गया 150 डिग्री, ठीक है। अब जस्ट मुझे चेंज करना है, तो 1000 करना है, और 1000 किया मैंने। सो अब आपके पास आंसर आ गया 50, ठीक है। ओके, ये काफ़ी आसान भी है मेरा ख्याल है। ये देखें 36 जो है, अगर आप इसको कैंसिल आउट करना चाहें तो 36 जो है वो 20 टाइम बनता है 720 के। फिर 20 से अगर आप इसको डिवाइड करना चाहें तो एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पर मेरे ख्याल आंसर आएगा आपके पास 100, और ये आप खुद से कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। सो ये बेसिकली आपके पास आ गया 20, 360 डिवाइड बाय 7,200, तो ये आपके पास 20 आ जाएगा। और 20 को जब आप 50 से करेंगे, सो 25, ठीक है, 25 डिग्री। और इसी तरह ये हो जाएगा आपके पास, ये नीचे 20 से जब आप 700 को करेंगे, 600 हो जाएगा 300 पर, तो ये आपके पास आ जाएगा 35 डिग्री, ठीक है। सो अब जब इसको सारे को आप टोटल करेंगे तो आपके पास क्या आना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए। तो आपकी कैलकुलेशन ठीक होगी बिल्कुल। तो करके देख लें, ये 150 प्लस 50 200 300, और ये 60 बन रहा है 360, तो आपके पास टोटल ठीक आ गया है। सो अब हमने क्या करना है, अब हमने ऐसा करना है कि इसे जो है सर्किल के अंदर पुट करना है, ताकि हम जो हमारे पास डायग्राम आए उसे हम कह सकें ये हमारे पास पाई डायग्राम है, ठीक है। सो मैं अब एक सर्किल बनाने जा रहा हूँ, ओके।
इसमें ज़रा एक डी जो है, जो आपके पास प्रोटेक्टर होता है, आप उसकी हेल्प से बनाएंगे, मैं सर्किल की हेल्प से बना लूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये प्रोटेक्टर मैंने कॉपी कर लिया है, ठीक है, और मैं स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। आप दो प्रोटेक्टर को जोड़कर भी एक सर्किल बना सकते हैं, या फिर वो जो प्रकार आपके पास होता है कंपास, उसको घुमा के भी आप एक सर्किल बना सकते हैं, और फिर डी की हेल्प से आप देख लेंगे किस कैटेगरी का कितना है आपके पास पोर्शन मौजूद है। फॉर एग्जांपल फूड का जो है वो बेसिकली वो है 150 डिग्री, ठीक है। इसी तरह क्लॉथिंग जो है वो है 50 डिग्री, और रेंट 100 डिग्री, मेडिकल 25, और मिक्स जो है वो 35 डिग्री। सो ये इतने इतने पोर्शंस जो हैं इन कैटेगरीज के आपके पास हैं, जिसको आप प्रोटेक्टर की मदद से सर्किल के अंदर फिल करना है आपने, ठीक है। सो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि रेड से कर लेता हूँ। ओके, और सबसे पहले मैं फूड कर लेता हूँ। फूड बेसिकली आपके पास 150, सो यहाँ पे आपको 90 नज़र आ रहा होगा, 90। उसके बाद आपको नज़र आएगा 100, उसके बाद नज़र आएगा 110, उसके 120, 130, 140, 150। सो गाइज 150 तक मैं एक लाइन ले जाता हूँ, ठीक है। तो गाइज ये सारा पोर्शन जो है आपके पास, ये किस चीज़ का पोर्शन है? ये बेसिकली है फूड का पोर्शन। तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं ये फूड, ठीक है। उसके बाद 50 डिग्री जो है वो है आपके पास रेंट। तो 50 में यहीं से काउंट कर लेता हूँ, और मैं इसके लिए दूसरा मार्कर ग्रीन मार्कर ले लेता हूँ। ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50, यानी अगर 150 में अगर आप 50 ऐड करेंगे तो 200 बन जाएगा। सो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, आप अपने हिसाब से ही बना सकते हैं। सो ये पोर्शन बेसिकली जो आपके पास आया है, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये पोर्शन बेसिकली गाइस जो आपके पास आया है, ये है क्लॉथिंग का, ठीक है। उसके बाद है 100। सो 200 में अगर मैं 100 ऐड कर देता हूँ, यानी अगर मैं इससे 100 आगे काउंट करता हूँ, सो आप भी बिल्कुल इसी तरीके से डी रख के काउंट कर सकते हैं। सो बेसिकली आ जाएगा 300 पर। ये 300 पर, ठीक है। इस तरीके से तो मैं लिख देता हूँ रेंट, ठीक है। और उसके बाद अब क्या बच गया है आपके पास? 25 बच गए हैं मेडिकल के, और 35 मिक्स के। तो 25 बनाते हैं। तो 25 हो जाएगा बेसिकली आपके पास, ये हो जाएगा 10, 20 और 25। तो ये आपके पास है मेडिकल, सही। बाकी जो रह गया है मिक्स, और ये देख लें ये आपके पास 35, 10, 20, 30 और 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मुझे इस डी की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने।
तो इस तरह से देखें आपने पाई डायग्राम भी बना लिए। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जी स्टूडेंट्स, सो इस क्वेश्चन नंबर 7 आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर आपने देखा है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अबाउट मीन यानी डेविएशन अबाउट मीन ऑलवेज इक्वल्स टू 0। सो ये मीन की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। सो सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है। सो सबसे पहले मैं एक्स लिख लेता हूँ। ये एक्स मेरे पास, ठीक है। आपके पास आ गया 23, 18, 28, 15, 23 एंड 19, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब मैंने करना है एक्स माइनस एक्स मीन, ठीक है ना। सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीन ऑलवेज इक्वल्स टू 0 होता है। सो अब एक्स माइनस एक्स मीन के लिए मुझे मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। और मीन फाइंड आउट करने के लिए मुझे फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा मीन का, समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। सो समीशन एक्स क्या हो जाएगा आपके पास। सो टोटल वैल्यू हो जाएगी आपके पास, कैलकुलेटर से करके देख लेते हैं। 3 प्लस 18 प्लस 28 प्लस 15 प्लस 23 प्लस 19, ये 126। So 126 divided by 6, 21। तो बेसिकली मीन आपके पास आ गया 21। तो एक तरह से मैं यहाँ लिख सकता हूँ, मीन हटा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 21, ठीक है स्टूडेंट्स। सो x माइनस 21 तो ये हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। सो एक वैल्यू मैं ऐसे करता हूँ 23 माइनस 21, ये आपके पास कितनी हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह 18 माइनस 21, तो ये बेसिकली आपके पास हो जाएगा -3। और इसी तरह ये हो जाएगा 28 माइनस 21 जाएगा 7। तरह यहाँ पे हो जाएगा 15 माइनस 21, सो ये बेसिकली जाएगा माइनस का 6। इसी तरह ये आपके पास हो जाएगा 23 माइनस 21 जाएगा 2। इस तरह से आपके पास ये हो जाएगा 19 माइनस 21 हो जाएगा माइनस का 2। तो गाइस जब आप इसको सम करेंगे सब वैल्यूज़ का, तो ये आपके पास बेसिकली क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए इस एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। सो करके देखें। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 माइनस का 3 प्लस का 7 माइनस का 6 प्लस का 2 और माइनस का 2। देखिए आपके पास आंसर जो आ रहा है 0 आ रहा है। इस तरह से आपने प्रूफ कर दिया कि भाई सारी ऑब्जर्वेशन का डेविएशन फ्रॉम मीन क्या है आपके पास, 0। सो इस तरह से क्वेश्चन 7 आपका कंप्लीट हो गया। आपने देखा हमने किस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 7 किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। जी स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं। A bag contains 6 green and 4 white ball. 3 balls are drawn at random from the bag. What is the probability of getting 2 green and 1 white ball? So guys, probability का जो फार्मूला है आपको याद होगा। probability ए कह देते हैं, इवेंट ए को
सो फेवरेबल आउटकम्स सही है ना, जो पॉसिबल है आउटकम्स और टोटल आउटकम सिंपल। तो ये प्रोबेबिलिटी का सिंपल फार्मूला है। सो सबसे पहले हम मालूम करते हैं टोटल आउटकम्स कितने हैं इसके। तो आपको याद है जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम कॉम्बिनेशन की हेल्प लेते हैं। टोटल बॉल कितनी है 10, ठीक है सी, और आपने चूज़ कितनी करनी है, कितनी बॉल, 3 बॉल्स आर ड्रॉन 10 C3। तो ये जो हमारे पास हैं ये बेसिकली हैं टोटल आउटकम्स। तो कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लेते हैं 10 C3 कितना है, ठीक है। सो ये आपके पास हो जाएगा 0, ये हो गया 10। यहाँ पे देखें डिवाइड के ऊपर NCR लिखा हुआ है, इसको मैं शिफ्ट दबा के जब दबाऊंगा तो मेरे पास C आ जाएगा और 3 तो 120। तो गाइस टोटल आउटकम्स आपके पास हो गए हैं 120, ठीक है। और फेवरेबल आउटकम्स जो कि आपके पास है NA, जो कि बेसिकली है ए, बेसिकली क्या है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ग्रीन एंड 1 वाइट बॉल। सो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं आपके पास, 2 ग्रीन मल्टीप्लाई बाय 1 वाइट। तो ग्रीन कितनी है 6 और वाइट कितनी है 4। सो गाइस 4 और 6 10, 2 और 1 3। सो इस तरीके से आपने फेवरेबल आउटकम भी मालूम कर लिए। तो फेवरेबल आउटकम्स मालूम करने के लिए मैं कैलकुलेटर निकालता हूँ फिर से, और ये आपके पास हो जाएगा 6C2 मल्टीप्लाई 4C1। तो ये आपके पास आ गए 60। सो फेवरेबल आउटकम आपके पास आ गए हैं 60, सही है, ऐसे ही है ओके। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ग्रीन और 1 वाइट बॉल्स, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है, समझिए ए जो है बेसिकली वो क्या है, गेटिंग 2 ग्रीन और 1 वाइट बॉल, ये आपके पास है ए। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए, समझिए यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है गेटिंग 2 ग्रीन एंड 1 वाइट बॉल। सो ये हो जाएगा आपके पास 60 डिवाइडेड बाय 120। तो ये आपके पास हो जाएगा 1/2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास निकल गई है 1/2 यानी 0.5, अगर आप इसको डेसिमल में लिखना चाहें तो। सो क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है गाइस। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन बी, तो आपका कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन सी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें कौन से क्वेश्चंस आप लोगों ने लिए सॉल्व करने हैं। जी स्टूडेंट, सो सेक्शन सी के अंदर अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चंस कैरीज इक्वल मार्क्स। सो इसका मतलब ये हुआ कि एक क्वेश्चन जो है वो 7.5 मार्क्स का है। सो सेक्शन सी के अंदर आपने 2 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन 3 का पार्ट ए क्या है, 3 कॉइन बेसिकली दिन लिखा हुआ है, ये बेसिकली आपके पास लिखा हुआ 3। Three coin are tossed, prepare the sample space and find the probability of getting 2 or 3 head, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका सैम्पल स्पेस बनाते हैं, अगर एक इवेंट अकर हुआ है, ठीक है। तो पॉसिबल है जब आप कॉइन टॉस करें तो आपके पास हेड आ जाए, या पॉसिबल है कि आपके पास टेल आ जाए, दोनों में से कोई एक ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम में आपके पास हेड आया है, जब आप सेकंड टाइम टॉस करते हैं तो पॉसिबल है कि आपके पास हेड आ जाए, या ये भी पॉसिबल है कि आपके पास टेल आ जाए। अगर आपके पास हेड आया है जब आप तीसरी दफ़ा टॉस करेंगे तो ये फिर से पॉसिबल है कि आपके पास हेड आ जाए, या फिर आपके पास टेल आ जाए। इसी तरह जब आपके पास टेल आया था, हो सकता है जब आप तीसरी दफ़ा टॉस करें तो आपके पास हेड आए, ये भी हो सकता है कि आपके पास टेल आ जाए। द सेम एक्सपेरिमेंट यहाँ पर भी आपके पास हो सकता है कि जब आपके पास टेल आया, जब आपने दोबारा टॉस किया तो हो सकता है आपके पास हेड आ गया, ठीक है। तो हो सकता है कि टेल भी आ सकता है। इस तरह से आपके पास यहाँ पर भी हेड, टेल
हेड टेल पॉसिबल है। ठीक है गाइस। सो सैम्पल स्पेस क्या बन रहा है बेसिकली आपके पास, सैम्पल स्पेस बन रहा है आपके पास हेड हेड। ठीक है, तरह से देखें, ये बना हेड हेड हेड। ठीक है, उसके बाद ये देखें हेड टेल हेड, ये बन जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास हेड टेल हेड, ये बनेगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये भी पॉसिबल है। सही। सो अब हम करके देखते हैं। ठीक है, ये पॉसिबल है कि आपके पास टेल आ जाए, ये पॉसिबल है कि आपके पास हेड टेल हेड टेल हेड आ जाए, और हेड टेल टेल आ जाए, हेड टेल टेल आ जाए। ठीक है, ये पॉसिबल है आपके पास टेल हेड हेड आ जाए, और फिर टेल हेड टेल आ जाए, फिर टेल टेल हेड आ जाए, टेल टेल और टेल। ठीक है गाइज। सो ये चीज़ें, ये सैम्पल स्पेस आपके पास पॉसिबल है। ठीक है, और उसके बाद आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड और 3 हेड। सो इसको किस तरह से लिखना है ये मैं आपको बताता हूँ अभी। सो गाइज, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आपको मालूम है। प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला है वो होता है आपके पास, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं हम ए क्या है आपके पास, गेटिंग 2 और 3 हेड। ठीक है, दिस इज बिलोंग्स टू ए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बेसिकली क्या हो जाएगी आपके पास, फेवरेबल आउटकम। ठीक है, और आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम बेसिकली क्या हो जाएगा आपके पास, ये जो हो जाएगा वो बेसिकली आपके पास 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 किस तरह से हो जाएगा, बिकॉज ए के अंदर यहाँ पे लिखते हैं सेट ए के अंदर कौन कौन से आ सकते हैं, हेड हेड। ठीक है, फिर हेड टेल हेड। ठीक है, फिर टेल सो ये हो गया, और 3 आने के एक ही है, हेड हेड हेड। सो एक तरह से आपके पास एन ऑफ ए जो है वो आ गया 4। सो एन ऑफ ए आपके पास 4/8, जो भी हो गया 1/2। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और हम इससे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, प्रोबेबिलिटी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के तौर पे भी देख सकते हैं। हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है आपके पास, गेटिंग 2 2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गेटिंग 3 हेड। सही है। सो जब इस तरह से होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का किस तरह से लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। ठीक है, ए आपके पास 2 है और 3 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इसे लिख लिया, जैसे इस तरह से भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। सो ये आपके पास हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, ए बेसिकली 2 हेड है, 2 हेड कितने हो सकते हैं आपके पास, 3/8। सो बिकॉज दिस इज 1, दिस इज 2 और दिस इज 3, सो फेवरेबल आउटकम्स 3/8।
टोटल आउटकम्स। इसी तरह बी 1/8। सो जब आप इसको एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4/8, जो कि हो गया 1/2। ठीक है स्टूडेंट। सो इस तरह से प्रोबेबिलिटी निकाल ली, इस तरह से भी निकाल सकते हैं, और आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की तरह भी निकाल सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में आपके पास, ठीक है, पार्ट बी में मैं आप लोगों को सैम्पल स्पेस दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को और आसान लगे। तो गाइस ये आपके सामने सैंपल स्पेस है, सही है, 2 डाइस का। सो बनाने का कहानी था, इसलिए हमने सैंपल स्पेस बनाया नहीं, जस्ट पिक्चर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इसके अंदर द प्रोबेबिलिटी दैट द सम, ठीक है, ऑफ द डॉट्स ऑन द फेसेस इज 9। सो बताएं किन किन का सम जो है वो 9 हो सकता है। 3 और 1 का सम 9 हो सकता है, नहीं। 4 और 2 का 9 हो सकता है, नहीं। 5 और 3 का 9 हो सकता है, नहीं। सो आपके पास 6 और 3, दिस इज एक, और 2, 3, 4। सो गाइस ये आपके पास 4 ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिन पर आपको सम जो है वो 9 मिल सकता है। इसके अलावा आपको किन कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है जब आपको जो इनके डॉट्स हैं डाइस के ऊपर उनका सम करने से 9 मिले। ठीक है, एक तो आपके पास 6 3 है, एक आपका 5 4 है, एक आपके पास 4 5 है, एक आपके पास 3 6 है। सो अगर मैं इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कह देता हूँ, द सम ऑफ डॉट्स 9, डाइस 9 है, सही है। अगर मैं इसको ए कह देता हूँ तो ये बेसिकली आपके पास हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी बेसिकली आपके पास, एन ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन एस। सो आपको पता है सैम्पल स्पेस कितने, टोटल 36, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स 36 है, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 4 है। सो जस्ट आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/9, दिस इज योर आंसर। सो गाइस क्वेश्चन 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। सो सेक्शन सी का अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन सी का हम देख रहे हैं, जिसके अंदर आपने कैलकुलेट करना है मीन मीडियन मॉड फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल्स एंड कमेंट ऑन द रिजल्ट। सो कैसे से पहले हम क्लास इंटरवल बना लेते हैं, ठीक है। सो क्लास इंटरवल में आपके पास 10 20 30 40 50 60, सही है। चैनल 70 बाद में लिख लेंगे, और ये आपके पास हो गया 19 29 39 49 59 69, ठीक है। और ये आपके पास हो गया है 70 79, ठीक है। ओके, इसकी फ्रिक्वेंसी भी मुझे नज़र आ रही है, तो वो भी साथ ही लिख देते हैं। 2 3 11 20 32 25 7, ठीक है स्टूडेंट। तो अब जाहिर है मुझे मीन के लिए, अगर आप लोग को याद हो, सो मीन के लिए फार्मूला होता है, वो होता है समीशन एफ टाइम एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। सो यहाँ एक्स है नहीं, तो एक्स कैसे मालूम करेंगे, एक्स हम लेंगे मिड पॉइंट ऑफ कम्युनिटिव, वो सॉरी क्लास इंटरवल, ठीक है। क्लास इंटरवल का जो मिड पॉइंट होगा वही हमारे पास क्या होगा, एक्स होगा। सो हम लिख देते हैं यहाँ पे मिड पॉइंट, जो कि इक्वल है आपके पास एक्स के। सो 10 और 19 का मिड पॉइंट क्या आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा 0.5, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 19.5, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा
29.5 यही होगा, सही है। दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। ओके, एक दफ़ा करके देखते हैं। ये हो गया 10 + 19 ओके डिवाइडेड बाय 2। ओके, ये बेसिकली आ रहा है 14.5। सो गाइस दोबारा से करते हैं मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट 10 + 19 डिवाइड बाय 2 आपके पास है 14.5, ठीक है। सो 14.5, ठीक है। सो दिस इज 14.5। ओके, 10 का मुझे पता है डिफरेंस है 29 प्लस ये जब 20 + 29 को करेंगे तो ये आ जाएगा 24.5, ठीक है। जब इनका मिड पॉइंट लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 34.5, क्योंकि मुझे मालूम है बेसिकली एच कितना है। एच जो है 10 का डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस 10 का है, तो मैं 10 ऐड करके अपने अगले पॉइंट्स निकाल सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 44.5, ये भी हो जाएगा 54.5, और ये आपके पास हो जाएगा 64.5, और ये आपके पास हो जाएगा 74.5, ठीक है। सो मीन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एफ टाइम एक्स मालूम करना पड़ेगा और फिर उसका सम। सो अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28, 29, ठीक है। इसी तरह 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 24.5 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये बेसिकली हो गया आपके पास 73.5, ठीक है। इसी तरह 34, so 34.5 मल्टीप्लाई बाई 11 हो गया है 379.5, ठीक है। आपके पास 44.5 मल्टीप्लाई बाई 20 हो गया है 890, ठीक है। उसके बाद 54.5 मल्टीप्लाई 32, ये हो गया 1744, ठीक है। सो 64.5 मल्टीप्लाई बाई 25, तो ये आपके पास हो गया 1612.5, ठीक है। सो 74.5 मल्टीप्लाई बाई 7, तो ये आपके पास हो गया है 521.5। तो स्टूडेंट इस तरह से आपने एफ एक्स निकाल ली, बस अब आपने क्या करना है, समीशन निकालना है, ठीक है। तो अगर आप सम करते हैं, सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी का सम कर लेते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के सम में क्या हो जाएगा आपके पास 2 + 3 + 11 + 20 + 32 + 25 + 7। सो वैल्यूज चेक करते हैं, 7, 22, 32, 20, 11, 3, 2। सो बेसिकली ये आ रहा है 97। सो कोई वैल्यूज में भूल गया हूँ क्या, 2, 3, 11, 20, 32, ये 22 क्यों लिखा है मैंने, ये बेसिकली 25 है। सो मैं भी कहूँ ये 100 वैल्यूज थी, सो ये 97 क्यों आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर रख के इन वैल्यूज को समाप्त कर लेते हैं। सबसे पहले 29 प्लस 73.5 प्लस 379.5 प्लस 890 प्लस
744 plus 1612.5 plus 5512.5। ठीक है, सो क्रॉस चेक करें सारी वैल्यूज। 512, 1612.5, 1744, 890, 379.5, 73.5 और 29। सो ये हो गया 5241, 5241। ठीक है गाइस, सो मीन निकालना आसान है, तो मैं मीन निकाल लेता हूँ। 5241 डिवाइडेड बाय 100, इजी। तो ये भी हो गया डिवाइड। तो 52.41, 52 तो बेसिकली मेन कितना हो गया आपके पास? 52.41, ये आपके पास मीन आ गया है। ठीक है स्टूडेंट, सो अब आपने निकालना है मीडियन, सही है। सो मीडियन के लिए बेसिकली आपको फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो गाइस अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं मीडियन, और मीडियन के फार्मूले के लिए मैं लिखता हूँ एक्स टिल्डा, ताकि ये डिफ्रेंशिएट हो जाए किससे? मीन से, सही है। डिफरेंट उसको अलग करने के लिए मैंने टिल्डा का निशान लगा दिया। दिस एल, एल क्या है? बेसिकली आपके पास लोअर बाउंड्री है, सही है। फिर प्लस, और फिर आपके पास आ जाता है समीशन एफ डिवाइडेड बाय 2, सही है। फिर माइनस सी एफ कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाय एफ फ्रिक्वेंसी ऑफ द मिडिल क्लास, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मीडियन क्लास मल्टीप्लाई बाय एच। एच जो है बेसिकली साइज है, सही है। क्लास बाउंड्री के बिटवीन साइज है, या क्लास इंटरवल का जो साइज होता है वो एच है बेसिकली, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे मालूम है एच क्या है, एच बेसिकली 10 है। एल लोअर बाउंड वो मालूम कर लूँगा, फ्रिक्वेंसी एफ क्या है, समीशन एफ क्या है, ये चीज़ें मुझे मालूम करनी है। सो मीडियन के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले टारगेटेड रो मालूम करता हूँ कि किसके अंदर मेरा मीडियन लाई कर सकता है। सो सिंपल, मैं किससे कर सकता हूँ, मैं इससे कर सकता हूँ, ठीक है। सो समीशन एफ डिवाइडेड बाय 2, समीशन एफ जो मेरे पास 100 डिवाइडेड बाय 2, बेसिकली हो गया 50। तो 50th पोजीशन पे जो नंबर है वो बेसिकली क्या होगा, मेरा मीडियन होगा। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि वो क्लास के किस इंटरवल के अंदर मुझको मिलेगा, ठीक है। सो उसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा क्लास फ्रिक्वेंसी, ठीक है। और क्लास बाउंड्री भी मुझे चाहिए होगी, क्योंकि उसके अंदर एल है, और एल जो है बेसिकली क्लास बाउंड्री से आएगा। क्लास बाउंड्री हम किस तरह से बनाते हैं? क्लास बाउंड्री बनाने का तरीका ये है कि हम दोनों का डिफरेंस लेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। फिर जो भी मेरे पास पॉइंट आएगा उसको लोअर बाउंड से, लोअर लिमिट से माइनस करेंगे और अपर लिमिट में ऐड कर देंगे। तो फिर जो रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा वो हमारे पास क्लास बाउंड्री होगी। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास हो गया 20 माइनस 19 डिवाइडेड बाई 2। सो ये बेसिकली आ गया 1/2, जो कि है 0.5, ठीक है स्टूडेंट। तो जो ये 0.5 आया है आपके पास, इसको आपने क्या करना है, लोअर लिमिट से माइनस करना है और अपर लिमिट में ऐड करना है। इस तरह जो रिजल्ट आपके पास आएगा वो क्लास बाउंड्री होगी। सो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 9.5 और ये हो जाएगा 19.5, ठीक है। इसी तरीके से ये हो जाएगा आपके पास 19.5 और ये हो जाएगा आपके पास 29.5। इस तरह से ये हो जाएगा 39.5 और 49.5, 59.5 और 69.5, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा, ओके, आपके पास हो जाएगा 29.5, 39.5
49.5, 59.5, 69.5 और 79.5। ठीक है स्टूडेंट्स। सो कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी किस तरह से आती है? कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी आती है कि आपके पास फर्स्ट वैल्यू जो है उसे आपने क्या करना है, एज इट इज लिखना है। ठीक है, और उसके बाद इसको इस वाली वैल्यू में फ्रिक्वेंसी में ऐड कर देना है, फिर जो टोटल फ्रिक्वेंसी है उसे इस फ्रिक्वेंसी में ऐड कर देना है, फिर जो टोटल फ्रिक्वेंसी है उसे इस फ्रिक्वेंसी में ऐड कर देना है। इस तरह से आपके पास कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी आ जाती है। किस तरह से आती है देख लेते हैं। ठीक है, तो 2, 2 + 3, 5, ओके 5 + 11, 16, 16 + 20, 36, 36 + 32, 68, 68 + 25, 78, 88, 93, 93 + 7, 100। सो ये देखें, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपकी हमेशा सेम आएगी, तो आप समझ लें कि आपकी कैलकुलेशन ठीक हुई है। सो इस तरह से हमने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल ली है। सो हमने एक वैल्यू निकाली थी साउंड। जी गाइस, सो हम सबसे पहले देख रहे थे कि हमारी मीडियन क्लास कौन सी है। ठीक है, सो मीडियन क्लास के लिए हमने देखा था 50, 50 के लिए 50 पोजीशन किस में आएगी, ये इसके लिए हमने ड्रॉ की थी क्लास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी मतलब 2, 5, 16, 36, 36 और 68, इसके बिटवीन है 50। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ये जो है रो, ये आपके टारगेटेड रो है, इसके अंदर से आपने मीडियन की वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, सो टारगेटेड रो है तो मैं इसको ऐसा करता हूँ कि थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। तो गाइस, ये हाईलाइट हो गई है हमारी टारगेटेड रो, तो इसके अंदर से हमने मीडियन निकालना है। सो अब हम अपना फार्मूला देखते हैं फिर से। सो लोअर लोअर बाउंड्री बेसिकली आपके पास क्या होगी? लोअर बाउंड्री आपके पास हो जाएगी दिस वन। ठीक है, दिस इज द लोअर बाउंड्री हो गई आपके पास, एल हो गया आपके पास। ठीक है, और समीशन एफ आपके पास, समीशन एफ डिवाइड बाय 2 आपके पास 50 मौजूद है। ठीक है, और सी एफ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आपके पास होती है आपकी जो टारगेटेड रो है उससे ऊपर वाली जो आपके पास फ्रिक्वेंसी होती है वो आपके पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कहलाती है। तो इसका मतलब ये आपके पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आ गई। ठीक है, और फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास आपके पास है 32। सो एच बेसिकली दोनों का डिफरेंस है। क्लास बाउंड्री का ले लें या क्लास इंटरवल का ले लें, 50 - 40 10 हो जाएगा, 59 - 49.5 ये आपके पास 10 आ जाएगा। ठीक है, सो इसे कंप्लीट करते हैं मीडियन को हम कंप्लीट करेंगे, ये आपके पास हो जाएगा 49.5 प्लस तो 49.5 प्लस समीशन एफ डिवाइड बाई 2, बेसिकली आपके पास 50 है तो मैं इसे डायरेक्ट 50 लिख लेता हूँ, और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी मेरे पास 36 है। ठीक है, तो समीशन एफ जो है वो आपके पास 100 है, और एच आपके पास, तो मैं ऐसे कहता हूँ कैलकुलेटर से एक साथ ही इन्हें कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो 49.5 प्लस ब्रैकेट कोशेंट 50 minus 36 divided by 100 by 10। तो आपके पास मीडियन जो आया है वो आया है आपके पास 50.9।
सो फिर से देख लेते हैं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई हमसे, ठीक है। तो गाइस जो मुझे मिस्टेक नज़र आ रही है वो ये है कि यहाँ पर मेरे पास वैल्यू यानी फ्रिक्वेंसी मेरे पास 32 है और मैंने यहाँ पे लिख दी 100, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा 32, ठीक है। और फिर हम कैलकुलेट करते हैं इसे। आंसर इज 53 पॉइंट 75। सो मीडियन निकाल लिया हमने। सो मॉड निकालते हैं। मॉड किस तरह से करेंगे, करते हैं फिर। तो ये अपनी 20, ठीक है। सो मॉड का फार्मूला, मॉड को मैं शो कर देता हूँ कैप से, ठीक है। सेम एल जो होगा आपके पास लोअर बाउंड होगा, फिर प्लस आपके पास फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉड क्लास माइनस फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉड -1, यानी मॉड से पहले वाली की फ्रिक्वेंसी और उसके बाद टू मॉड की फ्रिक्वेंसी, फिर माइनस FM-1 प्लस FM+1, ठीक है। और अगेन जैसे कि मीडियन में था H, तो इसके अंदर भी H आ जाएगा, ठीक है गाइज। सो यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो आप वही टारगेटेड रो देखें कि आपके पास मोड क्लास है कौन सी। हाई फ्रिक्वेंसी अगर इसमें आप देखेंगे 25, 20, 22। सो अगेन इसके अंदर भी जो मोड क्लास है वो बेसिकली आपके पास यही है, ठीक है। बेसिकली यही जो आपके पास है ये आपके पास मोड क्लास है। हाई फ्रिक्वेंसी होती है, अगर हाई फ्रिक्वेंसी ये होती तो आपके पास ये मोड क्लास हो जाती। तो इसी को अगेन ये हाईलाइट हुई हुई है पहले से, हमें हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है इसे, ठीक है। सो इसके अंदर देखते हैं मोड फ्रिक्वेंसी तो आपके पास हो गई है, FM तो हो गया ये FM, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा FM-1, यानी कि मोड फ्रिक्वेंसी से पहले वाली क्लास। और गाइस ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपके पास FM+1, ठीक है। और क्या क्या है, लोअर बाउंड तो आपके पास पता है यही है, ठीक है। और H आपको पता है क्या है, H आपके पास 10 ही है। तो गाइस ये आपके पास हो जाएगा 49.5 प्लस FM जो आपके पास था वो बेसिकली था 32, ऐसे ही माइनस, फिर देखते हैं टाइम 32 माइनस, ओके। तो 20, FM-1 20 है और FM+1 25 है। सो ये हो गया आपके पास 20, फिर आपके पास 20, ये भी मेरा ख्याल से आपका माइनस और 25 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। सो मैं कैलकुलेटर में देखता हूँ और फिर डायरेक्ट इसको सॉल्व करता हूँ। कैलकुलेटर में रखा हमने इसे और ये आपके पास 2 टाइम 32 माइनस 20 माइनस 25 32 माइनस 20, ठीक है। तो मॉड आपके पास आया है 55.81। सारी वैल्यूज फिर से चेक करते हैं। आपके पास 32 माइनस 20 माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय H, तो ये आपके पास आ गया है देखते हैं फिर से कैलकुलेटर में। सो वैल्यू हमारे पास थी 55.81, 55.81। तो गाइज ये आपके पास मोड आया है। सो एक तरह से मीन
मीडियन और मॉड। सो मीन आपके पास था, तो मॉड हम लिख लेते हैं यहाँ पर आपके पास 55.81, ठीक है। और ये आपके पास है मीन जो था 52.41, मीन है 52.41, ठीक है। और मीडियन जो है आपके पास 3.87। सो गाइस बेसिकली ये वैल्यूज़ मैंने इसलिए लिखी हैं क्योंकि उन्होंने मुझे कहा है कि आप कमेंट्स भी करें रिजल्ट के ऊपर, ठीक है। सो रिजल्ट के ऊपर कमेंट करने के लिए मैंने तीनों वैल्यूज़ लिख ली हैं। इसके अंदर आप कमेंट कर सकते हैं कि मोड जो है वो बेसिकली ग्रेटर देन है मीडियन से, और मीडियन जो है वो ग्रेटर देन है मीन से। एक कमेंट्स आपने ये किया, उसके बाद अगर आप देखें तो अगर आप डेटा बनाएं, सो आपके पास मोड जो है वो यहाँ पर होगा फॉर एग्जाम्पल, और मीडियन आपके पास इसके बाद होगा, और ये आपके पास मीन होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो डेटा कुछ इस तरीके से स्प्रेड आउट होगा, ठीक है गाइज। सो आप ये देखें, इस शेप को आप क्या कहते हैं, इस शेप को आप कहते हैं ये लेफ्ट स्क्यूड है, ठीक है। क्या है ये लेफ्ट स्क्यूनेस है इसके अंदर। तो आप डेटा के बारे में भी कह सकते हैं कि भाई मीन छोटा है मीडियन से और मीडियन छोटा है मॉड से। और अगर इसकी शेप के ऊपर हम कमेंट्स करें तो ये आपके पास एक लेफ्ट स्क्यूड है क्योंकि ज़्यादातर डेटा आपका लेफ़्ट की तरफ माइल है, लेफ़्ट की तरफ है, ठीक है गाइस। सो इस तरह से आपने मीन मीडियन मॉड निकाल लिया और उसके ऊपर ये कमेंट भी कर दिया है, ठीक है। तो हम करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, सो ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन सी का। फॉर द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेटेड वेटेड इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2011 यूजिंग। सही है, 2008 का इंडेक्स नंबर मालूम करना है, इसका मतलब ये हो गया 2010 को आपने एज अ बेस ईयर लेना है, ठीक है, एज पर पार्शियल फीचर। तो ये तीन आपने इंडेक्स नंबर मालूम करने हैं। बेसिकली वेटेड इंडेक्स नंबर की बहुत सारी टाइप्स हैं, ठीक है, उनमें से कोई तीन ये भी हैं। सो वैसे आपको इंडेक्स नंबर अगर सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर मालूम करना होता है तो वो किस तरह से करते हैं आप लोग, सिंपल पी डिवाइडेड बाय समेशन पी, ठीक है। सो ये आपके पास समेशन करंट होता है और ये आपके पास बेस वैल्यू होती है। और जब वेटेड की बारी आती है तो आप इसके साथ कोई ना कोई वेट लगा देते हैं। सो लेस पेयर में जो वेट लगता है बेसिकली क्यू होता है, ठीक है। सो लेस लेस पेयर जो है वो आपके पास बेसिकली बेस क्वांटिटी को यूज़ करता है, ठीक है। और पार्शियस जो है वो आपके पास करंट क्वांटिटी को यूज़ करता है, ठीक है। सो ये P1 0 Q Q, सो दिस इज करंट। और फिशर फिशर आसान है, फिशर बेसिकली जो है वो कुछ नहीं होता है, वो आपके पास फिशर को यहाँ पे लिख लेते हैं, पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है इसका, लेस्फेयर का और पार्शियस का, ठीक है स्टूडेंट। सो अब हमारे पास देखें कि अगर ये मेरे पास 2010 बेस ईयर है तो ये आपके पास पी नोट हो जाएगा और ये आपके पास क्यू नोट हो जाएगा। इसी तरह ये आपके पास पी वन हो जाएगा और ये आपके पास क्यू वन हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम फाइंड आउट करें। सो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, पी वन क्यू नॉट, पी नोट क्यू नॉट, पी वन क्यू वन और पी नोट क्यू नॉट। मैं एक टेबल बना लेता हूँ, ठीक है, और फिर मैं चेक करता हूँ कि किस तरह से करना है। सो गाइस ये है आपके पास। सो अगेन दोबारा से लिख लेते हैं, ये आपके पास पी नॉट और ये आपके पास हो गया क्यू नॉट, ये आपके पास हो गया पी वन और ये आपके पास हो गया क्यू, ठीक है गाइस।
ओके सो अच्छा सो आपके पास हो जाएगा पी नॉट क्यू नॉट, सही है। आपके पास हो जाएगा पी नॉट पी नॉट और पी वन क्यू वन, ठीक है। ये तो हो गया लेस पे का। फिर पार्शियस में क्या होता है आपके पास, पी नॉट पी वन, तो ये आपके पास हो जाएगा क्यू वन और क्यू वन, ठीक है गाइज। सो यही थे मेरे पास फार्मूला। अगर मैं लिखना भी चाहूँ तो दोबारा से लिख सकता हूँ, समीशन क्यू समीशन पी क्यू, इसी तरह पार्शियस समीशन पी क्यू डिवाइड बाय समीशन पी क्यू, और फिशर जो है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एल मल्टीप्लाई बाय पी, ठीक है स्टूडेंट। सो ये बेसिकली हो जाएगा आपके पास 1000, इसको 1000 से भी याद रख सकते हैं आप, ठीक है। और ये हो जाएगा डेफिनेटली 1011, ठीक है। सो फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले ये पी नॉट क्यू नॉट। सो 3 5 15, तो ये हो गया आपके पास बेसिकली 150, ठीक है। और फोर 12 टू द 24 48, सो 48, ठीक है। और ये हो गया 420, ठीक है। और ये कैलकुलेट करके देख लेते हैं, रिप्लाई बाय 5, ठीक है, 2700, ठीक है। और अभी सम हम बाद में करेंगे एक साथ, ठीक है। सब आ गया पी वन क्यू नॉट। सो अब इन दोनों कॉलम्स का हमने काम करना है, ठीक है। पी वन क्यू नॉट, सो 45 5 45 multiply by 5, so you get 225। फिर आपके पास हो गया 150 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 4 600 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3310 मल्टीप्लाई बाय 12 3720 3720, ठीक है। सो 60 मल्टीप्लाई बाय 10, सो ये हो जाएगा 600, ठीक है गाइस। ओके तो ये वैल्यू भी आपकी हो जाएगी 600, ठीक है। अब आपके पास रह गया है पी वन क्यू वन, ठीक है। उससे पहले मैं, सही है, 3 4 12, ठीक है। और 120 से देंगे 36, ठीक है। और जाएगा 32, सही है। और 7 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो करके देख लेते हैं, 7 ये आपके पास हो जाएगा 1575, तो 8 42 336, ठीक लिखा है मैंने, सही है। सो अब रह गया पी वन क्यू वन, ठीक है। सो पी वन क्यू वन
445 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे फॉर 4 तो ये हो जाएगा आपके पास 180, ठीक है। और 3 को करेंगे 45, सही है। और 48, और 31 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 310 मल्टीप्लाई बाय 7, 2170। तो गाइज ये सारी वैल्यूज़ आप खुद भी क्रॉस चेक करें अपने कैलकुलेटर में करके, और अगर कहीं टाइपो हो, अगर मिस्टेक नज़र आए तो काइंडली मुझे इन्फॉर्म कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया 150 प्लस 480 प्लस 420 प्लस 2700 3750 3750, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं करता हूँ यहाँ पर 5 प्लस 600 प्लस 600 प्लस 3720 5145 5145, ठीक है। तो ये आपका हो गया 120 प्लस 360 प्लस 336 प्लस 1575 2391, सही। फिर हो गया 180 प्लस 450 प्लस 480 प्लस 2170 3280। सो ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब मेरा ख्याल है कैलकुलेशन आसान है मेरे लिए। P1 क्यू नॉट ये आपके पास है 5145। ओके, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गया, वो बेसिकली होता है मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। P नॉट क्यू नॉट 750 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100, इसके बाद सही P1 Q1 3280 और P नॉट Q1 2391 मल्टीप्लाई बाय 100, सही है। फाइव वन फोर फाइव 3750 मल्टीप्लाई बाय 100, 137.2, ठीक है। लेस फिर आ गया 137.2। अब आगे देखते हैं 3280 2391 मल्टीप्लाई बाय 100, ये भी आपके पास ऑलमोस्ट सेम ही है 137.18। चाहूँ तो इसको भी 2 लिख सकता हूँ, बहरहाल हम 18 लिख लेते हैं, ठीक है। सो प्रेशर क्या हो जाएगा आपके पास 137.2 मल्टीप्लाई बाय 137.18, ठीक है। तो ये बेसिकली जो आंसर आएगा आपके पास 137.3 समथिंग आएगा। बहरहाल करके देखते हैं। सो पॉजिटिव स्क्वायर रूट 137.2 मल्टीप्लाई बाय 137.18, तो ये आपके पास आ गया 137.18। सो गाइस, इस तरीके से आपने फिक्शर, लेस्पे और पार्शियस इंडेक्स नंबर मालूम कर लिए, ठीक है।
तो गाइस ये भी एग्ज़ाम आपका 2015 सॉल्व हो चुका है। अगर इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो या कोई टाइपो मिस्टेक हो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो फिर हम वो ठीक कर देंगे। ठीक है गाइस? फिर इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट पेपर में फिर मुलाकात होती है।